जब भारत गंभीर भूखमरी और फूड क्राइसिस, खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, उस समय अमेरिका, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश ही नहीं, मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश हुआ करता था। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मक्के की कीमत कम ना हो जाए, इसलिए उसके सप्लाई को हैम्पर करने के लिए उसने अपने मेज को, अपने मक्के को प्रशांत महासागर में ड्रॉप कर दिया था, गिरा दिया था। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई अधिक हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी, तो भारत आसानी से उसको परचेज कर पाएगा। यह कुछ इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। जब भारत पाकिस्तान के युद्ध हो रहे थे, तो पाकिस्तान के फेवर में अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने डिफेंस पोर्ट को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था। आज वही भारत है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं, मुझे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए होगा। यह बदला हुआ भारत है, यह बदला है, यह है दुनिया। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया है। क्या किया है? पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान जताते हुए पैर छूकर प्रणाम किया जाना क्या बताता है? यह बता रहा है जो आने वाले दिनों में भारत न केवल विश्व गुरु होगा, बल्कि भारत विश्व का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होगी। और आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ये सारे टॉपिक, ये जो डायमेंशन में, ये जो बाउंड्री बना रहा हूं, इस किस पे चर्चा होगी इन सब चीजों से? तो ऑब्वियस ही बात है, G7 समिट जो कि हिरोशिमा में हो रहा है। और उस G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी भारत को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। और उस G7 समिट में इनवाइट किया जाना और G20 समिट से उसके क्या मायने, क्या इंटरलिंकिंग है, क्या उसके दोनों के बीच संबंध है, और साथ ही साथ क्या क्वाड ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं इसमें भारत और भारत के भूसामरिक महत्व को स्थापित कर रहा है। तो इन सब टॉपिक पे और इन सब चीजों पे हम लोग डिटेल डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी ही, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा टॉपिक कंटेंट होगा, कंटेंट कुछ इस तरह से होंगे। G7 है क्या? G7 किस परिस्थिति में विश्व प्लेटफॉर्म पर आया था? G7 पहले G8 हुआ करता था, अब G7 ही क्यों है? इसके अतिरिक्त जो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री का हिरोशिमा में गांधी स्टैच्यू, जो अहिंसा के प्रतीक है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसके सामने दिए गए कुछ स्टेटमेंट जो कि आपके ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ जो बाइडेन का यह कहा जाना कि जो वाशिंगटन में हमारे प्रधानमंत्री का सेमिनार होने वाला है, और उस सेमिनार का टिकट का बुक कंप्लीट हो जाना, हाउसफुल होना, और उसके बाद यह कहा जाना मुझे प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ चाहिए, सेम स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का दिया जाना, ये सारी चीजें जो है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जो अभी यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेलेंस्की, जो वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे, और अचानक से फिजिकली उनका हिरोशिमा पहुंचना और प्रधानमंत्री मोदी से मिलना। और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा है? क्या उनका जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है? क्या हम वार के पक्ष में हैं या मानवीय मूल्यों के पक्ष में है, मानवीय हितों के पक्ष में है? इन सब चीजों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है यह। सबसे पहले इसके लिए हमें G7 के पास्ट को जानना होगा। G7 कैसे आया और किन परिस्थितियों में आया? अगर आप देखेंगे तो G7 जब विश्व एक मंदी से, जब वाइल्ड क्राइसिस से गुजर रहा था, उस समय विश्व के 6 देशों ने एक इस चुनौती से निपटने के लिए, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस था, वह वाइल्ड संकट के कारण उत्पन्न हुआ था 70 के डिकेड्स में, उस संकट से कैसे निपटा जाए उसको लेकर के एक सम्मेलन बुलाया। और वहीं से G6, और फिर उसमें एक कंट्री ऐड हुआ, कनाडा 1976 में, और फिर 1998 में रूस, और इस तरह से टोटल मेंबर कंट्री कितने हो गए? G8। अब G8 कब बना? यह चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किस परिस्थिति में बना, किस परिस्थिति में समझने के लिए, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, दुनिया पहले तेल झटके और बाद में वित्तीय संकट से जूझ रही थी, जो कि मैंने बोला जो 70 के डिकेड्स में जो वाइल्ड क्राइसिस और इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही थी, उसी परिस्थिति में इस G7 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, G8 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसके पर्पस क्या थे, क्या इसके उद्देश्य थे? अगर उसको हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य जो है वह बहुत ही ब्रॉडली है। क्या है
उसको देखने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। 23 से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वह अपने टाइम पर 69 बीपीएससी के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों ने इनरोलमेंट करा लिया है तो उनके लिए यह इंफॉर्मेशन है। 9:30 से उनका यह टाइमिंग है। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन क्लास 9:30 से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास का जो हमारा बेसिक फीचर्स हैं, ये सारी फीचर्स तो आप लोग देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ जो बीपीएससी के न्यू पैटर्न है उस पैटर्न पे आधारित हमारी क्लासेस होंगी और क्लासेस स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, चूंकि चीजें बदल गई हैं प्रीलिम्स के लेवल पे भी और मेंस के लेवल पे भी। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही डायमेंशन से हम लोग एनसीईआरटी को फोकस करेंगे और वीकली टेस्ट भी एनसीईआरटी पैटर्न पे रेगुलर होता रहेगा। तो आप लोग 69th में जिन लोगों ने इनरोलमेंट ले लिया है 9:30 कल उनके क्लास का टाइमिंग है। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन के साथ ही जो क्लासरूम प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन हमारा है उसके साथ ही हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक देखा है G8 कंट्री का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। ऑब्वियसली बात है ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस और वाइल्ड क्राइसिस के सर्कमस्टांसेस में, उस परिस्थितियों में G8 जो कंट्रीज हैं वह ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक पटल पर आया। आइए देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें और अगर आप देखेंगे तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वह मेंबर कंट्रीज हैं जापान है, जहां हिरोशिमा में अभी यह सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इटली है, इंग्लैंड है, जर्मनी है और फ्रांस है। इटली, जर्मनी और फ्रांस। उसके बाद आप देखेंगे यूएसए है और कनाडा है। इस तरह से यह G8 मेंबर है। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यह G7 है। इसमें हुआ करता था रसिया, जो रसिया अब यहाँ इस G8 मेंबरशिप से रसिया को बर्खास्त कर दिया गया। अब रसिया जो है G8 क्लब के सदस्य नहीं है। आइए देखते हैं G8 क्लब में और क्या क्या चीजें हैं। G8 बोलना सही नहीं रहेगा अब, क्योंकि रसिया निकल चुका है, तो यह एक्चुअल में G7 है। G7 7 देशों का समूह है, दुनिया की 7 सबसे बड़ी तथा कथित जो बोला जाता है सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो वैश्विक व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रणाली, इंटरनेशनल फिनेंशियल सिस्टम पर हावी है। यह कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इंपॉर्टेंट है, 1998 में G8 का निर्माण करते हुए शामिल हुआ है रूस 1998 में, लेकिन 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के कारण इसको क्या कर दिया गया है, G8 मेंबरशिप से बाहर कर दिया गया है। क्रीमिया इशू क्या था? क्रीमिया इशू भी यूक्रेन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्रीमिया यूक्रेन का एक प्रोविंस हुआ करता है, जिस तरह से हमारा एक प्रांत है कश्मीर और डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, उसी तरह से क्रीमिया रसिया और यूक्रेन के बीच एक प्रांत हुआ करता है जो कि विवादास्पद है। उसकी अधिकांश जनसंख्या रसियन लैंग्विस्टिक पॉपुलेशन है, रसियन भाषा बोलने वाली जनसंख्या है, लेकिन वह किसका टेरिटरी हुआ करता था? यूक्रेन का। और काफी दिनों से वहां रेफरेंडम की बात हो रही थी, मींस उसको अलग देश के दर्जे के रूप में डिमांड हो रही थी, जो यूक्रेन के लोगों में के द्वारा रेफरेंडम कराया गया क्रीमिया में। और रेफरेंडम में यह मेजॉरिटी लोगों ने कहा जो मैं यूक्रेन से अलग होना चाहता हूं, और रसिया ने तुरंत उसको सॉवरेन कंट्री का स्टेटस दे दिया, जिस कारण से ही जो है G8 मेंबर ने रसिया को मेंबरशिप से क्या है बर्खास्त कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीन कभी भी सदस्य नहीं रहते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यह डेवलप्ड इकोनॉमी का पार्ट है, बट चाइना कभी इसका पार्ट नहीं रहा है। इसकी बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद चाइना कभी G8 का मेंबर, G8 क्लब में शामिल नहीं रहा है। अभी जो G7 मेंबरशिप जो हमारे समिट हुए हैं उसमें चाइना को भी काउंटर करने की बात है। क्या है आइए देखते हैं। इसमें और कुछ आपको समझना चाहिए। इसमें मेंबरशिप में 7 मेंबर है। 1975 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्रुप 6, मैंने बोला था पहले 6 मेंबर ही हुआ करते थे। वर्तमान में इसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है अगर देखेंगे, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके 40% भाग पर किसका कंट्रोल है? वह G7 कंट्री का कंट्रोल है। फिर 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की 1/10 जनसंख्या कौन होल्ड करता है? G7 कंट्रीज होल्ड करते हैं। G7 कंट्री कहने का सेंस हुआ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंपॉर्टेंट है, 2014 में रसिया को सस्पेंड किया गया ओवर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, जो मैंने डिस्कस किया है। तो ये 2 पॉइंट आप अपने मेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 40% ग्लोबल जीडीपी, 40% ग्लोबल जीडीपी मींस ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय ओनली 10% पॉपुलेशन। दैट मींस क्या? दे आर रिचर। ये लोग क्या है? धनी हैं।
10% लोगों के पास 40% वैश्विक अर्थव्यवस्था का नियंत्रण है। इसलिए ये अपने आप को उन्नत और विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। ये G7 का कुछ बैकग्राउंड हो गया। अब करंट में जो चर्चा में रहा है उसके पीछे क्या कारण है, तो G7 समिट हिरोशिमा में हो रहा है और जापान में हिरोशिमा शहर है। हिरोशिमा के नाम से ही आपके मन में एक तस्वीर आती होगी उस भयावह और उस विभत्स नज़ारे की, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो उससे पहले हम लोग इस G7 के जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको भी एक नज़र देखने का कोशिश करेंगे। यह क्या है, G7 जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, क्या यह फॉर्मल, इनफॉर्मल, लीगल इंस्टीट्यूशन है, तो किस तरह का यह इंस्टीट्यूशन है। तो इसको अगर आप देखेंगे, यह कोई कानून पारित नहीं कर सकता, मीन्स कोई लॉ नहीं बना सकता है अपने किसी भी मेंबर कंट्री के लिए, क्योंकि अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ अलग अलग राष्ट्रों से बना हुआ है। हालांकि इसके पिछले कुछ फैसलों का वैश्विक प्रभाव पड़ा है, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नियम से संबंधित किसी तरह के लॉ को फॉर्मेशन यह नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी, सारे कंट्रीज जो हैं डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी है, आदर्श हैं, और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को रखते हुए, बनाए रखते हुए किसी भी कानून को किसी देश पर थोपने की बात यह नहीं करता है। उदाहरण के लिए G7 ने 2000 में मलेरिया एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका, ऑब्वियस सी बात है, जो मलेरिया और एड्स को लेकर के एक फंड बनाया गया है, और यह फंड जो है वह किसी के ऊपर दबाव डाल के नहीं, आप जो मैंने फंड बनाया आप इसको यूज करो, ऐसा भी नहीं है। यह एक केवल फंड बनाया गया है, यह कोई प्रेशराइज्ड फंड नहीं है, और यह बेटरमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए इस फंड का निर्माण किया गया है। फिर ब्रिटेन में 2021 में होने वाले जी शिखर सम्मेलन में पहले G7 के वित्त मंत्रियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक कर भुगतान करने पर सहमति जताई थी। यह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल डिसीजन लिए गए थे, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों को लेकर के अधिक टैक्स की बात की गई थी। इसने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की और जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया है। ये सारे कुछ G7 के क्या है, ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, उद्देश्य है और कार्य है, जिसको आप कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हिरोशिमा का मामला क्या है और यह क्यों अभी भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करता है। तो एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले हिरोशिमा में, जिस हिरोशिमा के नाम से ही हमारे अंदर मानवीय जो क्षति हुई है उसकी एक बहुत ही भयावह तस्वीर प्रस्तुत होती है। उस हिरोशिमा में ही विश्व के अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी, जिनके नाम पे ही, जिनके बर्थडे 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और उस जगह पर, उस प्लेस पर गांधी जी की प्रतिमा अपने आप में एक मैसेज है विश्व को। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जिस हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम्बार्डिंग किया गया था परमाणु बम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह बम्बार्डिंग अमेरिका के द्वारा किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। उस हिरोशिमा में अमेरिका की उपस्थिति, यूएसए की उपस्थिति, कहीं ना कहीं यह विश्व शांति का प्रतीक है। अब हमारे प्रधानमंत्री यहां गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी, हिरोशिमा और G7 का समिट होना, यह तीनों ही चीजें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत परमानेंट मेंबर नहीं है G7 का। भारत को एज ए गेस्ट मेंबर के रूप में इनवाइट किया गया, क्योंकि भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है। अब क्या है यह मामला और यहां से हमारे प्रधानमंत्री ने क्या मैसेज दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही है यहां पे। महात्मा गांधी को वैश्विक समस्याओं से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है, और इन्होंने स्पष्ट किया वर्तमान समय विश्व 2 गंभीर संकट से जूझ रहा है। 2 ग्लोबल लेवल पे 2 मेजर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, ग्रेवियस प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम है ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन और ग्लोबल वार्मिंग का जो इंपैक्ट है उससे संबंधित समस्याएं, और दूसरा है ग्लोबल टेररिज्म, वैश्विक आतंकवाद। गांधी जी के जीवन से, गांधी जी के दर्शन से यह प्रमाणित होता है गांधी जी किस प्रकार से प्रकृति के प्रति उनका समर्पण, यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रकृति के प्रति समर्पण और प्रकृति से समन्वय जो उनके जीवन प्रणाली, लाइफ स्टाइल है, और अहिंसा का प्रतीक होना, यह दोनों ही प्रमाणित करता है जो न्यू एज जो है वह वैश्विक पर्यावरणीय समस्या से सभी देश को, सभी विश्व के सभी देशों को एक दिशा निर्देशित करता है। साथ ही साथ वैश्विक आतंकवाद से लड़ने का क्या करता है, एक
जुनून और एक मोटिवेशन देता है गांधी जी का यह आदर्श। अब इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के इसी आदर्श के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, जो विश्व शांति और विश्व शांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण धर्म है वह बौद्ध और जैन, और जापान जो है वह बौद्धिस्ट कंट्री है और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इंडिया है। तो यह इंडिकेट कर रहा है भारत किस प्रकार से शांति के लिए और विश्व शांति न केवल वर्तमान समय बल्कि प्रारंभ से ही हमेशा से विश्व शांति के लिए प्रयासरत रहा है। और हमारा तो हमारे धर्म ग्रंथों में ही कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी चीजें, ये सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः, ये सब जो है यह विश्व शांति का ही प्रतीक है। तो गांधी जी के स्टैचू पर, गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाना प्रधानमंत्री के द्वारा और यह मैसेज दिया जाना, यह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप और भी कुछ ऐसे के पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे गांधी जी विश्व शांति की बात करते हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री चूंकि इस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या है, वैश्विक तापन की जो समस्या है, उस तापन की समस्या को गांधीयन आदर्श से, गांधीयन फिलॉसफी से हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, हमारी लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टेटमेंट के साथ हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, चीजों को इंटरलिंक करते हुए करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ये G7 समिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस G7 समिट में और नया क्या हुआ है, और नया देखेंगे तो आपको बहुत ही ताज्जुब होगा और बहुत ही अंदर से अच्छा फील भी होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एज ए नेशनलिस्ट, एज ए राष्ट्रीय, जब हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, वह इंडिविजुअल मोदी जी नहीं है, वह भारत है। और जब उनको इस तरह से सम्मान मिलता है तो मीन्स हम लोगों को सम्मान किया जाता है, हमारा सम्मान है यह सम्मान क्या है यहाँ पे। जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेलेंस्की के साथ क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट। जेलेंस्की, जो ध्यान रखिएगा, जेलेंस्की का यहाँ अपना नेशन इंटरेस्ट है और हमारे प्रधानमंत्री का अपना नेशन इंटरेस्ट है। और जेलेंस्की जो वर्चुअल तरीके से G7 के मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे, उन्होंने जो है जैसे ही मोदी जी का वह हिरोशिमा पहुंचे हैं, वैसे ही अचानक से उनका कार्यक्रम फिजिकली हिरोशिमा पहुंचने का हुआ। और इसमें जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो यूरोपियन पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसका पर्पस था जो जेलेंस्की मोदी से मिले और मोदी से रसिया यूक्रेन वार में इंटरवेंशन के लिए, इंटरफेरेंस के लिए बोले। लेकिन इस समय हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है जो भारत हमेशा से ही युद्ध का विरोधी रहा है, रसिया यूक्रेन वार को विश्व के कई देश आर्थिक संदर्भों में देखते हैं, भू राजनीतिक संदर्भों में देखते हैं, और भारत उसको केवल और केवल मानवीय मूल्यों के संदर्भ में देखता है, मानव के क्षति के रूप में देखता है। देखिए हमारा किस तरह से बैलेंस अप्रोच, हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम युद्ध के बीच इकोनॉमी को भी नहीं ये करते हैं। मीन्स युद्ध को आर्थिक आधार पे प्रमोट करने की रणनीति हमारी नहीं है, जैसे डिफेंस आर्टिलरी सप्लाई करना, निर्यात करना, ये सारी चीजें हमारे जो नेशन ऑब्जेक्टिव है, नेशन इंटरेस्ट है, उसके दायरे में नहीं आता है। ऐसा मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया जेलेंस्की को, जो मैं आपके इस विवाद को मानवीय मूल्यों के रूप में देखता हूं और मानवीय क्षति के रूप में देखता हूं, और इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। और इसी आधार पर भारत ने बहुत सारे एड और ग्रांट और बहुत तरह की सुविधाएं यूक्रेन को दी है, बहुत तरह के मेडिसिनल सुविधाएं और बहुत तरह की चीजें जो है भारत से यूक्रेन सप्लाई की गई है। तो भारत ने इस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी बात से परिचित करवाया, अवगत कराया, और साथ ही साथ यूक्रेन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है G20 में किसी तरह से मोदी जी को कन्विंस करके G20 समिट में इनविटेशन का एक्सपेक्टेशन रख के आए थे। लेकिन पता है G20 समिट को हमारे प्रधानमंत्री और हमारा देश कभी भी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे छोटे मुद्दों पे नहीं टिकाना चाहता है। G20 एक बड़ा ग्रुप है और उसके वैश्विक इश्यूज होने चाहिए, वैश्विक कंसर्न होने चाहिए। भारत ने स्पष्ट कह दिया है G20 रीजनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, G20 वैश्विक इंटरेस्ट के लिए है। तो यहां से यह मुद्दा बनता है G7 और G20 का क्या इंटरलिंकिंग था। तो आइए अब देखते हैं जो बाइडेन वाला क्या मामला था। जो बाइडेन ने अपने एक मीटिंग में स्पष्ट कहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री का नेक्स्ट मंथ जो है वाशिंगटन में एक सम्मेलन होने वाला है और डिनर पार्टी के लिए टिकटें बुक हो रही थी, तो टिकट हाउसफुल हो गया है, ऐसा जेलेंस्की ने कहा है, सॉरी जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है।
तो टिकट हाउसफुल हो गया और उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉल आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति कॉल कर रहे हैं जो किसी तरह से मेरे लिए एक टिकट का जुगाड़ कर दें आप। उन्होंने कहा देखिए मोदी जी, भारत की यह प्रतिष्ठा है, आपकी यह प्रतिष्ठा है। फिर जानते हैं उन्होंने एक शब्द बोला, अब तो मुझे भी आपसे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। ये क्या है? ये इसके क्या मीनिंग है? इसके क्या जियोपॉलिटिकल निहितार्थ है? क्या इसका कोई अमेरिका का डोमेस्टिक इशू है या इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बढ़ती हुई भूमिका है, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है? भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश केवल घरेलू स्तर पे नहीं है, बल्कि विश्व के सभी देशों में जो हमारे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह दिखा रहा है। अमेरिका में भी जो बाइडेन जो है वह भारतीयों को अट्रैक्ट करने के लिए, राजनीतिक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मोदी के प्रति उनका यह रवैया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो थे वह भी मोदी को माय डियर फ्रेंड, उसके पीछे भी लॉजिक यही था। जो मोदी से, चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका में रहने वाले जो इंडियंस हैं वह मोदी से सिंपैथी रखते हैं, मोदी के आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं। ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी जिधर जाएंगे उधर उनका वोट भी जाएगा। तो जो बाइडेन का यहां पर्सनल इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यह कहना कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यह पर्सनल इंटरेस्ट दिखाता है। और यही वह देश है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था, जो कभी हमारे राष्ट्रपति का बहुत ही गलत तरीके से एयरपोर्ट पे क्लियरेंस से पहले जो उनका चेक किया जाता था, जो कि बहुत ही किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यह सही सम्मानजनक नहीं होती है। तो यह कभी वो भारत था और यह आज का भारत है। तो अमेरिका से क्या कंसर्न था इसको समझे। अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा यह कहा जाना और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोगों ने समझा। फिर आइए देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। इसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, जैसे जो बाइडेन ने यह स्टेटमेंट दिया वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमारे यहां तो हाउसफुल हो चुका है और मोदी जी बहुत बड़ी समस्या है आप मेरे लिए, मैं कैसे मैनेज करूंगा आपको। इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाना यह दिखाता है जो हमारे प्रधानमंत्री कितने पॉपुलर हैं। भले ही हमारे घर के घरेलू स्तर पे, ऑब्वियस सी बात है, घरेलू स्तर पे अपोजिशन है, लीडर है तो वह आलोचना करेंगे ही, मींस कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी पहचान जो है, हमारा जो रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है, वह किसके कारण है? हमारे प्रधानमंत्री के कारण है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आइए देखते हैं एक तो अद्भुत सा घटना अभी तक मैंने अपने कैरियर में, मैंने अपने इतिहास में, जब से मैं इस कैरियर में हूं, मैंने तो नहीं सुना है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में पैर छू के प्रणाम किया जाना। और यह फर्स्ट बार पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। यह आप देख रहे होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री को पैर छू करके रेस्पेक्ट दिया जाना, रिगार्ड दिया जाना। आप समझ सकते हैं भारत कहां जा रहा है और भारत क्या है। भारत में बहुत सारी चुनौतियां हैं। भारत उन चुनौतियों से लड़ते हुए, सबको पता है भारत सभी चुनौतियों से लड़ लेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और घरेलू स्तर पे। और भारत न केवल विश्व गुरु बनेगा बल्कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति, सुपर पावर बनने की वो सभी क्षमता रखता है भारत। आइए देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। और अगर कुछ चीजों को देखेंगे आप तो आप देखेंगे ये जो सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, अभी तो दौरा चल ही रहा है, हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, अभी अफ्रीकन कंट्री जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो इस पे एक वीडियो और हम लोग इस सीरीज में लाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सारी जो बातें हुई है, यह G20 से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। G20 से क्यों? क्योंकि G20 भारत होस्ट कर रहा है और भारत होस्ट कर रहा है और वेस्टर्न कंट्री चाह रहे हैं इस G20 के प्लेटफॉर्म से रसिया को घेरा जाए, लेकिन भारत इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं एक बार फिर से इंफॉर्मेशन रिपीट करूं, जो हमारी क्लासेस हैं वह 23 मई से स्टार्ट हो रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने इनरोलमेंट लिया है लेकिन उनका कॉन्टैक्ट नंबर लगता है नहीं आ रहा है, और कॉन्टैक्ट नंबर मिसिंग है। जो यहाँ से कॉल गया है इंस्टीट्यूशन से, स्टाफ लोगों ने बताया मुझे सर कॉल नहीं लगा, लेकिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो। तो ऐसे बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है। 23 मई कल से हमारी क्लास 9:30 AM स्टार्ट्स विथ ओरिएंटेशन क्लास। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप में से कोई और बच्चा भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अगर वह भी आना चाहते हैं ओरिएंटेशन क्लास, तो ओपन है, आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।